नमस्कार। आज दो तस्वीरों की पूरे देश में बहुत चर्चा है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दोपहर करीब 12:15 बजे पीएम मोदी के साथ अपनी दो तस्वीरें अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर की। ये तस्वीरें फौरन वायरल हो गईं। दो तस्वीरों में छुपे तमाम सियासी मैसेज तलाशे जाने लगे। 19 नवंबर को कृषि कानूनों की वापसी का ऐलान करने के बाद पिछले 3 दिनों से प्रधानमंत्री मोदी उत्तर प्रदेश में थे। अगर हम इन तीनों बातों पर विपक्ष का रिएक्शन देखें तो यूपी में एक बिग पॉलिटिकल पिक्चर बनती है। क्या है यह पिक्चर? इसमें कैसे शेड्स हैं और 2022 के उत्तर प्रदेश असेंबली चुनाव से पहले बन रही इस पॉलिटिकल पिक्चर का मतलब क्या है, समझते हैं इस रिपोर्ट से। ये तस्वीरें बिन बोले बहुत कुछ कह रही हैं। यूपी में विधानसभा चुनाव से बस कुछ महीने पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएम योगी आदित्यनाथ की पीठ पर हाथ रखकर बहुत बड़ा संदेश दिया है। संदेश खुद मुख्यमंत्री के लिए है, संदेश पार्टी के लिए है, इशारा विरोधियों को भी है और मैसेज वोटर को है। योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरा आशीर्वाद प्राप्त है। ये उन लोगों के लिए खास तौर से मैसेज है जो सीएम योगी और प्रधानमंत्री मोदी के बीच मतभेद की अफवाहों को हवा दे रहे हैं। इन तस्वीरों का पहला मैसेज है कि योगी को मोदी का पूरा सपोर्ट है। दूसरा मैसेज है कि योगी के पीछे पूरी पार्टी एकजुट होकर खड़ी है। तीसरा मैसेज है कि मोदी और योगी की जोड़ी जीत को लेकर कॉन्फिडेंट है। चौथा मैसेज है कि डेवलपमेंट और कल्चरल रिजुवनेशन के बीजेपी मॉडल पर आगे भी काम जारी है। पांचवा मैसेज यह है कि कृषि कानूनों की वापसी सियासी सेटबैक नहीं, एक्चुअली पॉलिटिकल बूस्टर डोज है। पीएम मोदी के साथ की ये तस्वीरें योगी आदित्यनाथ ने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर की हैं। साथ में एक कविता लिखी है। हम निकल पड़े हैं प्रण करके, अपना तन मन अर्पण करके, जिद है एक सूर्य उगाना है, अंबर से ऊंचा जाना है, एक भारत नया बनाना है। नए भारत का स्वप्न नए उत्तर प्रदेश के बगैर अधूरा है, क्योंकि यूपी आबादी के लिहाज से देश का सबसे बड़ा सूबा है। देश के सभी राज्यों में यूपी का सियासी वेटेज भी सबसे ज्यादा है। यूपी से लोकसभा में 80 एमपी आते हैं, पर लोकसभा चुनाव तो 2024 में है। अभी फोकस है यूपी विधानसभा चुनाव पर, जो अगले साल की शुरुआत में होने वाले हैं। दांव पर 403 सीटें हैं। 5 साल पहले 312 सीटें जीतने वाली बीजेपी ने योगी को सीएम बनाया था। तब सीएम की रेस में योगी डार्क हॉर्स साबित हुए थे। मगर 5 साल बाद अब जबकि बीजेपी योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में चुनाव मैदान में उतरने जा रही है, तो उसके सामने कुछ चैलेंज जरूर है। 5 साल सरकार चलाने की एंटी इनकम्बेंसी है। इस दौरान यूपी ने कोरोना की महामारी को झेला। महंगाई और आर्थिक सुस्ती एक बड़ा चैलेंज है। किसान आंदोलन उत्तर प्रदेश के चुनाव में एक बहुत बड़ा मुद्दा बन सकता था और इसका सीधा असर भारतीय जनता पार्टी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखने को मिल सकता था, जो कि भारतीय जनता पार्टी का स्ट्रांग होल्ड माना जाता है। लेकिन चुनाव से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेकर के विपक्ष के लिए मानो मुद्दा ही खत्म कर दिया है और इसे योगी आदित्यनाथ के लिए उत्तर प्रदेश के चुनाव से ठीक पहले एक बहुत बड़े बूस्ट के तौर पर देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी उत्तर प्रदेश के चुनाव में लगातार योगी आदित्यनाथ को पॉलिटिकल सपोर्ट की बूस्टर डोज दे रहे हैं। अगर हम 10 दिनों के दौरान प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को ही देखें तो यूपी के 3 अहम सियासी इलाकों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीएम योगी आदित्यनाथ की मदद के लिए मैदान में उतरे हैं। 16 नवंबर को पीएम मोदी ने सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। यह एक्सप्रेसवे यूपी में सियासी तौर पर बेहद अहम पूर्वांचल को साधने वाला प्रोग्राम था। इसके 2 दिन बाद ही 19 नवंबर को पीएम मोदी ने बुंदेलखंड में कई योजनाएं जनता को सौंपी। बुंदेलखंड में पिछली बार बीजेपी को जबरदस्त चुनावी कामयाबी मिली थी। इस बार के असेंबली इलेक्शन में भी पार्टी उस प्रदर्शन को दोहराना चाहेगी। इस लिहाज से प्रधानमंत्री का बुंदेलखंड दौरा काफी अहम साबित हो सकता है। अब 25 नवंबर को पीएम मोदी पश्चिमी यूपी में होंगे। यहाँ वो जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास करने वाले हैं। इस प्रोग्राम का फोकस वेस्टर्न यूपी के वोटर्स को साधने पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
बुंदेलखंड के दौरे के बाद उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 2 दिन रहे। हालांकि उनके यहां आने का ऑब्जेक्टिव डीजीपी कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेना था, लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ में मौजूद हों, गृह मंत्री अमित शाह लखनऊ में मौजूद हों, तो निश्चित तौर पर यूपी असेंबली के इलेक्शंस को लेकर के बातचीत तो हुई ही होगी, रणनीति तो बनी ही होगी। और ऐसे में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक सप्ताह में 3 बार यूपी आ चुके हैं, गृह मंत्री अमित शाह एक सप्ताह में 2 बार यूपी आ चुके हैं, और अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 22 नवंबर को भी लखनऊ में आने वाले हैं और कोर कमेटी की बैठक में हिस्सा लेने वाले हैं। यूपी की सियासी अहमियत ही इतनी है कि बीजेपी ने अब पूरा फोकस उसी पर लगा दिया है। प्राइम मिनिस्टर दौरे कर रहे हैं, अमित शाह और बीजेपी प्रेसिडेंट भी लगातार मीटिंग्स कर रहे हैं, क्योंकि इस बार चैलेंज 2017 से कहीं ज्यादा बड़ा है। बीजेपी के विरोधी हमलावर हैं, वो योगी और मोदी के मतभेद की अफवाहों को हवा दे रहे हैं। इस बात पर विपक्षी दलों का जोर किस कदर है, उसे ऐसे समझिए, जैसे योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी के साथ तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की, वैसे ही समाजवादी पार्टी की तरफ से तीखी प्रतिक्रियाएं आई। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ की कविता का जवाब काफियाबंदी से ही दिया। उन्होंने लिखा कि दुनिया की खातिर सियासत में कभी यूं भी करना पड़ता है, बेमन से कंधे पर रख हाथ, कुछ कदम संग चलना पड़ता है। मोदी योगी की तस्वीरों पर यह प्रतिक्रिया आनी लाजमी भी है। असल में विपक्षी दलों के पास किसानों के आंदोलन के रूप में एक बड़ा मुद्दा था, जिसे पीएम मोदी ने एक झटके में ही खत्म कर दिया। इसीलिए अब समाजवादी पार्टी अपना पूरा जोर अफवाहों को हवा देने पर लगा रही है, फिर चाहे योगी मोदी के बीच मतभेद की अफवाहें हो या कृषि कानूनों को दोबारा लाने का दावा। असल में प्रधानमंत्री ने कृषि कानून वापस लेकर विपक्ष के हाथ से एक बड़ा मुद्दा छीन लिया। इस मुद्दे के भरोसे बहुत से दल यूपी असेंबली चुनाव की वैतरणी पार करना चाहते थे, फिर चाहे अखिलेश यादव हो, प्रियंका गांधी हो या दूसरे विपक्षी दलों के नेता। कृषि कानूनों की वापसी के ऐलान के बाद अब ये सभी दल बीजेपी के खिलाफ एक नया नैरेटिव सेट करने में जुट गए हैं। अब दिल्ली की बजाय लखनऊ को किसान आंदोलन का नया सेंटर बनाना चाहते हैं, जिससे यूपी में चुनाव से पहले एंटी बीजेपी माहौल बनाया जा सके। इसकी शुरुआत कल लखनऊ में किसान महापंचायत से हो रही है, यानी अब असेंबली इलेक्शन में माइलेज लेने के लिए किसान आंदोलन का बेस लखनऊ शिफ्ट हो रहा है। कल लखनऊ में बड़ी पंचायत है और वो है कि जो पंचायत लखनऊ की होगी एमएसपी दिलाओ अधिकार के नाम पर वो पंचायत है। अभी चुनाव की तो बात है ही नहीं, अभी तो एक संघर्ष विराम की घोषणा हुई है, समाधान की तरफ जा रहे हैं। तो ये समाधान होने दो भी, अभी चुनाव की क्यों बात करते हो? तो बात कैसे बनेगी? बात तो बनेगी ना, उसको टेबल पे बैठ जाए तो बात बन जाएगी। अब तो क्या संसद सत्र का इंतजार करेंगे कि संसद के अंदर जब ऐलान होगा, या पहले ही चाहते हैं कि पहले ही बैठ के मीटिंग हो जाए? हाँ, मीटिंग तो हो जाए, शुरू करे मीटिंग सरकार। अब सरकार के उसमें है कि जब वो मीटिंग शुरू कर देगी वहां से ही समझौते की बातचीत शुरू हो जाएगी। सरकार शुरू करे। हम इतने कहीं नहीं जा रहे, यहाँ से हम इतने कहीं नहीं जा रहे। जो प्रेस के लोगों को जो टैक्स दिया गया है कि किसान कब जाएंगे, बिल वापसी हो, किसान कब जाएंगे, इस अगले क्वेश्चन का जवाब हमारा ये है कि जब तक भारत सरकार बातचीत नहीं करेगी हम कहीं नहीं जाने वाले। लेकिन पहले ये था कि 3 कृषि कानून एक बड़ा मुद्दा था, तो अब ये मुद्दा नहीं है। अब जो दूसरे मुद्दे हैं, केसेस वापस हो और जो चीजें हैं हमारा वो सरकार के साथ बातचीत करें, सरकार बातचीत करे, और भी मामले हैं बातचीत करें। मुकदमे की गठरी हम सर पर लेके घर नहीं जाएंगे, उनको यही देखा जाएंगे। दिल्ली के मुकदमे तो दिल्ली लो। जो किसानों की शहादत हुई, उनके परिवारों के प्रति क्या सहानुभूति सरकार की है, उसका जवाब लेकर गांव में जाएंगे, वैसे नहीं जाएंगे। अब 1 साल भी पूरा होने को है, 26 नवंबर भी लग जाए, 10 साल भी लगेंगे, हम कहीं नहीं जा रहे। असेंबली इलेक्शन से पहले यूपी में असदुद्दीन ओवैसी भी बहुत सक्रिय हैं। कृषि कानून वापस लिए जाने के पीएम के ऐलान के बावजूद ओवैसी अपनी रैलियों में इस मुद्दे को उछाल रहे हैं। इसी से साबित होता है कि पीएम मोदी के कानून वापस लेने के दांव से विपक्षी दलों को कितनी गहरी चोट लगी है। देश के सामने आकर देश के प्रधानमंत्री, वजीर आजम, प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया, क्या कहा कि हमारी तपस्या में कुछ कमी थी होगी। सुना था ना आपने? क्या कहा देश के प्रधानमंत्री? हमारी तपस्या में कोई कमी थी होगी।
हाय मोदी जी, क्या एक्टिंग करते हैं आप। गनीमत है फिल्म इंडस्ट्री में नहीं गए, वरना पूरे बेस्ट एक्टर के अवार्ड वही जीत जाते। 750 किसान मर गए, अपनी जान दे दिए। तपस्या तो वो कर रहे थे 1 साल से, जो अपना मैदान नहीं छोड़े, अपनी जमीन को नहीं छोड़े, निजात कर रहे थे। मोदी जी, आपको हमेशा अपने आप को हीरो बनाने का बड़ा शौक है। असदुद्दीन ओवैसी यूपी के इलेक्शन में एक बड़ा फैक्टर बनकर उभरे हैं। वो मुस्लिम वोटों को दलित, शोषित और वंचित समाज से जोड़कर एक बड़ा वोट बैंक बनाना चाहते हैं। इसलिए ओवैसी की रैलियों में मुख्य जोर भले ही मुस्लिम समुदाय पर रहता हो, मगर वो छोटे छोटे हिंदू समुदायों को अपने साथ जोड़ने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। इसलिए उनकी रैलियों का नाम भी सेकुलर रखा जा रहा है। असदुद्दीन ओवैसी भी जाएंगे दुनिया से, योगी भी जाएंगे, मोदी भी जाएंगे, अखिलेश भी जाएंगे, सब जाएंगे। दुनिया से कोई नहीं बचेगा। आपको क्या है, हम मुसलमान हैं, हमको डालना है। आपके लिए तो ऐसा लग जाता है कि नमाज फर्ज है, तो वो तेरे ओढ़ भी इनको डालना फर्ज है। सेकुलर पार्टियों, नमाज फर्ज है, इनको वोट डालना फर्ज नहीं है। उनको वोट डालो जो तुम्हारे लिए लड़ेंगे, जो तुम्हारे मसाइल को उठाएंगे, तुम्हारे बच्चों के स्कूल का मुतालबा करेंगे, जो तुम्हारी तरक्की की बात करेंगे। ये लोग सिर्फ वोट लेते और उसके बाद गायब हो जाते। हमारा उत्तर प्रदेश में पहला काम और मिशन ये है कि बीजेपी की सरकार दोबारा उत्तर प्रदेश में ना बने और बाबा मुख्यमंत्री ना बने, बल्कि बाबा गोरखपुर में जाकर मत लगाए। मुस्लिम वोट पर तो ओवैसी का जोर है ही। इसके अलावा वो उन नेताओं को भी अपने साथ जोड़ने की कोशिश में है जो बीजेपी से नाखुश हैं, सताए हुए हैं। इसलिए उन्हें अतीक अहमद जैसे माफिया से भी परहेज नहीं। ओवैसी ने ओम प्रकाश राजभर के जरिए राजभर समुदाय के साथ गठबंधन की कोशिश की थी, हालांकि वो इसमें नाकाम रहे। ओम प्रकाश राजभर ओवैसी का साथ छोड़ गए। उन्होंने अखिलेश यादव का दामन थाम लिया। आने वाले विधानसभा में हम 100 असेंबली सीट पर चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। अब किसी से अलायंस होता है नहीं होता है, ये तो वक्त ही बताएगा। और हम ये जरूरी नहीं है कि कोई अलायंस हमसे नहीं करना चाह रहा तो हम उनको जाकर बोले ना करते मत करिए, हम तो लड़ेंगे चुनाव। जो अलायंस के लिए हमसे पूछा गया तो हमने कहा हम तैयार हैं। आप नहीं करना चाह रहे मत करिए, मगर चुनाव तो हम लड़ेंगे और पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। अपने कैंडिडेट्स की कामयाबी के लिए पूरी कोशिश करेंगे। अगर मान लीजिए ओम प्रकाश राजभर, जैसे कि हम लोग से इंटरव्यूज के दौरान बोलते हैं कि हम ओवैसी साहब से बातचीत करेंगे, कोशिश करेंगे कि इस गठबंधन को मजबूत किया जाए, कोई बातचीत, कोई संपर्क किसी तरीके का? कोई नहीं। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी लगातार उत्तर प्रदेश में चुनावी रैलियां कर रहे हैं। ओवैसी लगातार मुसलमानों को ये संदेश देते हैं कि योगी सरकार में मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है और उनके खिलाफ जबरन कार्रवाई की जा रही है। ओवैसी जहां भी रैली करते हैं बड़ी संख्या में लोग उनको सुनने आते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या ये भीड़ वाकई में वोट में कन्वर्ट हो पाएगी। ऐसे में सवाल ये भी आ जाता है कि अगर 20% वाले मुस्लिम वोट असदुद्दीन ओवैसी की तरफ आकर्षित होते हैं या उनकी पार्टी को वोट करते हैं, तो उत्तर प्रदेश में निश्चित तौर पर विपक्ष का जो कॉम्बिनेशन योगी आदित्यनाथ के खिलाफ लगातार खड़ा हुआ है, वो निश्चित तौर पर अपनी इक्वेशन को खो सकता है। असदुद्दीन ओवैसी की तरह कांग्रेस भी यूपी की आबादी के स्तर पर छोटे समुदायों को लुभाने में जुटी हुई है। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा का आज का ट्वीट इसकी क्लियर मिसाल है। प्रियंका ने आज निषाद समुदाय को वर्ल्ड फिशरीज डे की मुबारकबाद दी। अपने ट्वीट में प्रियंका ने निषाद समुदाय से किए गए पुराने वादे भी दोहराए, जैसे कि मछली पालन को खेती का दर्जा देने और बालू निकालने में निषादों को अधिकार देने के वादे शामिल हैं। प्रियंका का निषाद समुदाय पर जोर क्यों है, उसे ऐसे समझिए। कहा जाता है कि यूपी में करीब 7% निषाद वोट हैं, जो 20 लोकसभा और 60 विधानसभा सीटों पर अहम है। पारंपरिक रूप से निषाद वोट बीएसपी और समाजवादी पार्टी के बीच बढ़ते रहे थे। 2012 के चुनाव में निषाद समुदाय के वोटों का एक बड़ा हिस्सा समाजवादी पार्टी को मिला था। 2017 के चुनाव में निषाद पार्टी ने पीस पार्टी और जन अधिकार पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था और सिर्फ एक सीट जीती थी। 2018 के लोकसभा उपचुनाव में निषाद समुदाय के बड़े नेता संजय निषाद के बेटे प्रवीण निषाद ने समाजवादी पार्टी के टिकट पर गोरखपुर लोकसभा सीट जीत ली थी। गोरखपुर सीट हारना बीजेपी के लिए बड़ा झटका था। बीजेपी 1989 से वहां लगातार जीतती आई थी, लेकिन निषाद समुदाय ने बाजी पलट दी थी।
लेकिन अब इस समुदाय की नुमाइंदगी का दावा करने वाली निषाद पार्टी एनडीए का हिस्सा है। गोरखपुर और आसपास के जिलों में निषाद वोटों की अच्छी तादाद है, इसलिए प्रियंका गांधी निषादों के पूज्य मछेंद्र नाथ के नाम पर यूनिवर्सिटी बनाकर बीजेपी के निषाद वोट बैंक में सेंध लगाना चाहती हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए लगातार कोशिश कर रही हैं। वो कांग्रेस को रिवाइव करने के लिए न सिर्फ लगातार मेहनत कर रही हैं, बल्कि इस दौरान उन्होंने अपना बेस भी लखनऊ में बना लिया है। प्रियंका गांधी वाड्रा महिला वोटर्स को निभाने के लिए 40% हिस्सेदारी की बात करती हैं, तो छोटे समुदाय वाले निषाद समाज को लुभाने के लिए भी निश्चित तौर पर उनके लिए घोषणाएं कर रही हैं। लेकिन ये वो समुदाय है जिसके लिए दूसरी पार्टियां भी लगातार एक्टिव हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि 6% के साथ पिछले विधानसभा चुनाव में 7 सीटें जीतने वाली कांग्रेस अगर इस बार दुहाई संख्या में भी पहुंचने में कामयाब हो जाती है, तो निश्चित तौर पर प्रियंका गांधी वाड्रा के लिए ये बड़ी जीत होगी और कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ा रिवाइवल भी होगा। यूपी के इलेक्शन में बड़े दलों के लिए छोटी छोटी पार्टियों की अहमियत कितनी बढ़ गई है, इसे आप इसी बात से समझ सकते हैं कि आज हर पार्टी छोटे छोटे दलों को साथ लाने की कोशिश कर रही है, फिर चाहे सत्ताधारी बीजेपी हो या उसकी मेन चैलेंजर होने का दावा करने वाली समाजवादी पार्टी। अखिलेश यादव ने छोटे दलों की अहमियत को समझते हुए ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से गठबंधन किया है। वो चाचा शिवपाल यादव की प्रगतिशील समाजवादी पार्टी से भी गठबंधन फाइनलाइज कर रहे हैं। जयंत चौधरी के राष्ट्रीय लोक दल के साथ भी समाजवादी पार्टी के अलायंस की बातचीत आखिरी दौर में है। आरएलडी के साथ समाजवादी पार्टी के लिए वेस्टर्न यूपी में फायदा हो सकता है। यूपी में विधानसभा चुनाव का औपचारिक रूप से ऐलान होने में अभी महीने 1.5 महीने का समय है। उससे पहले ही सभी राजनीतिक दल इलेक्शन मोड में आ चुके हैं। बीजेपी अपने विकास मॉडल, कानून व्यवस्था और माफिया पर एक्शन के रिकॉर्ड को लेकर मैदान में उतर रही है, तो विरोधी दल नए नए अलायंस पार्टनर के जरिए मोर्चेबंदी कर रहे हैं। इसी बीच मोदी और योगी की इन तस्वीरों ने चुनावी माहौल को और दिलचस्प बना दिया। अब जरा राजस्थान का रुख करते हैं, जहां इस वक्त नए मंत्रियों के साथ मीटिंग नहीं हो रही है। अशोक गहलोत नाराज विधायकों को मना रहे हैं। खबर है कि बीएसपी से कांग्रेस में आए विधायकों में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर नाराजगी है, जिसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इन विधायकों को 1 by 1 बुलाना शुरू किया है। तिजारा के विधायक संदीप यादव इस मंत्रिमंडल विस्तार से खुश नहीं थे। मंत्रिमंडल विस्तार से कौन नाराज हो गया, गहलोत की कितनी चली, पायलट का कितने असरदार वो रहे, प्रियंका का कितना बात चली है, इसको जरा समझते हैं। मैं हेमाराम चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। गहलोत और पायलट के बीच खिंची तलवारें अपनी अपनी म्यान में जा चुकी हैं। राजस्थान कांग्रेस का गृह युद्ध शांत हो गया है। कैबिनेट विस्तार से लगता है मामला सेट हो गया है। दिल्ली से जयपुर तक कई दिनों तक सियासी मंथन हुआ, फिर मंथन से 11 कैबिनेट मिनिस्टर, 4 राज्य मंत्री निकले। हाईकमान के आगे गहलोत नतमस्तक हैं। सब कुछ हाईकमान ने किया। शपथ से पहले ये बात उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को सुनाई। एक बार फैसला हो जाए हाईकमान का, वही हमारी ताकत रही है। 45 साल देगा, 50 साल देगा, मुसलमान के होंगे। इंदिरा की जमाने देखता हूँ कि जो कांग्रेस का हाईकमान फैसला करता है, नीचे तक उसको स्वीकार करता है। ये हमारी बहुत बड़ी ताकत है। एक बार मुझे उम्मीद है कि फैसले होने के बाद में हम सब मिलकर कैसे लागू करें, अपनी जिम्मेवारी निभाएं और योगदान करें। सुशासन देंगे, जगह वापस आएंगे। अशोक गहलोत की इन बातों का भी बड़ा मतलब है, आगे बताएंगे। उधर मंत्रिमंडल विस्तार से सचिन पायलट बहुत खुश हैं। लगता है कि इस बार उनकी चली है। हाईकमान ने सचिन पायलट की बात मान ली है। सचिन पायलट की मांग थी कि दलित नेताओं को मंत्रिमंडल में उचित प्रतिनिधित्व मिले। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद अब कुल 9 मंत्री दलित समुदाय से हो गए हैं। इनमें से 6 कैबिनेट में शामिल हैं, जबकि 3 राज्य मंत्री बताए गए हैं। पायलट कैंप से 4 मंत्री बनाए गए। सचिन पायलट कैंप से बगावत के समय बर्खास्त किए गए रमेश मीणा को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है, जबकि हेमाराम चौधरी, मुरारी लाल मीणा, ब्रिजेंद्र सिंह ओला को भी मंत्रिमंडल में जगह दी गई। नाराजगी दूर हो पाएगी, सत्ता संगठन में समन्वय बैठ पाएगा
किसी की कोई नाराज़गी नहीं है। हम लोग समय समय पर फीडबैक दे रहे थे। जो वैकेंसीज थी गवर्नमेंट के अंदर उसको भरा जा रहा है और मुझे लगता है कि जो सबने ये ख्वाहिश जाहिर की थी कि हमारे यहाँ दलित मंत्री नहीं थे बहुत लंबे समय से, अब 4 मंत्री बन गए हैं, महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन बढ़ गया है, दलित और आदिवासी समाज के लोग ज़्यादा मंत्री बने हैं, तो एक अच्छा मूव है। सब लोगों ने अपने सुझाव दिए और पार्टी आलाकमान ने जो पार्टी के हित में था उस निर्णय को लिया है। सबको क्षेत्रीय संतुलन, सामाजिक संतुलन बनाकर आगे बढ़ रहे हैं और उद्देश्य ये है कि 23 में हम लोग चुनाव कैसे जीत पाएं, उस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। सब लोगों की उम्मीद थी कि आपने बहुत मेहनत करी, अब 2023 में आपका क्या कद होगा, आप किस तरीके से आगे आएंगे, क्या आपके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा? ये सवाल जनता भी पूछ रही है, नेता भी। हर राज्य में हम लोग कलेक्टिवली लड़ते हैं, एक सामूहिक नेतृत्व का चुनाव लड़ा जाता है हर राज्य के अंदर और यहाँ पर भी ऐसे ही हुआ, 18 में भी ऐसे हुआ था, 23 में भी ऐसे ही होगा और भविष्य में क्या होगा। हमारा सबका कलेक्टिव जो ऑब्जेक्टिव आज यही है कि हम कांग्रेस की सरकार दोबारा बनाएं, क्योंकि हर 5 साल में सरकार बदलती है राजस्थान में पिछले 30 साल से। तो इस परिपाटी को तोड़ने के लिए जो भी करना होगा हम लोग मिलकर करेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि 23 में जो चुनाव है 22 महीने के बाद, उसमें दोबारा सरकार कांग्रेस की बनेगी। ऐसा नहीं है कि कैबिनेट विस्तार में सब कुछ गुड है। इस मंथन से सिर्फ अमृत ही नहीं विष भी निकला है, जो गहलोत के लिए बड़ी चुनौती भी है। इसका एहसास अशोक गहलोत को भी है, लेकिन मुख्यमंत्री जी के पास उसका भी सॉल्यूशन तैयार है। जो मंत्री बन गया है उससे दूसरे लोग जो मंत्री नहीं बन पाए हैं उनकी भूमिका भी कम नहीं है। इस प्रकार की शासन में उनकी भूमिका रही है या काम किया उन्होंने। सोनिया गांधी ने एक नारा था, एक बार एआईसीसी में कहा था उन्होंने कि कार्यकर्ताओं को चाहिए धैर्य रखें और बड़े मार्मिक शब्द में कहा था जो धैर्य रखता है कभी कभी उनको चांस मिलता ही मिलता है। सच तो ये है कि विस्तार हो गया लेकिन तकरार कम नहीं हुई है। पायलट गहलोत में सीज फायर हुई लेकिन दूसरे विधायक फायर हो गए। सबसे ज्यादा नाराज वो हैं जिन्हें गहलोत बीएसपी से तोड़ कर लाए थे। मंत्री पद ना मिलने से नाराज गहलोत गुट के कुछ विधायक शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं हुए। नाराज विधायक मुख्यमंत्री के व्हाट्सएप ग्रुप से अलग हो गए हैं। धौलपुर बसेड़ी से विधायक खिलाड़ी लाल बैरवा नाराज हैं। नाराज बैरवा ने अजय माकन से मुलाकात की है। मैं आपने गाँव कैसे पता कि मेरी नाराजी है? नहीं, ऐसा कहने से नहीं बनता है। मुझे कोई बात थी मेरे मन में थी, मैंने माकन जी से बात की। माकन जी से बात करने के बाद मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बात करता हूँ। नहीं, ये आप छापते रहो। मैं प्रबल दावेदार था, ठीक है ना। जो पार्टी ने फैसला किया वो मुझे मंजूर है और अच्छा क्या नाम है जो मंत्रिमंडल दिया है, 4 कैबिनेट मंत्री दिए हैं, उसमें जो चीजें थी जो हल्की फुल्की जिनको भी हमको कहना था वो हमने कह दिया माकन जी से। हम सुनते तो बात करते। राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ से विधायक जौहरी लाल मीणा भी नाराज हैं। मीणा ने कहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार से अलवर जिले के सभी विधायक नाराज हैं और अलवर में अगली बार कांग्रेस का एक भी विधायक नहीं जीतेगा। बीएसपी से आए विधायक भी नाराज हैं। योगेंद्र रवाना ने अपना मोबाइल फोन स्विच ऑफ कर दिया है। लेकिन जब हमारे संवाददाता मनीष भट्टाचार्य ने इस बारे में बात की, योगेंद्र रवाना ने सीधे इनकार कर दिया, जबकि हमारे पास उनका वो मोबाइल चैट भी है जिसमें दिख रहा है कि वो एमएलए ग्रुप से लेफ्ट कर गए। खैर ये सियासत ना है, इन्हें पल में माशा पल में तोला बनने में टाइम नहीं लगता। लेकिन बीएसपी से आए अवाना और दीपचंद खेरिया दोनों ने ये माना कि मंत्रिमंडल विस्तार से कुछ लोग नाराज हैं। आपने तो ग्रुप ही लेफ्ट कर दिया मुख्यमंत्री जी का, जिसमें तमाम लोग थे। हो गया, कई लोगों ने चर्चा की है पहले भी। तो कोई लेफ्ट तो ऐसा किया नहीं। नाराजगी है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। नाराज कैसे हो सकते हैं? मेरे सामने तो कोई खैर मामूली नाराजगी होती है, लेकिन इस तरीके की बात नहीं आई कि हम बहुत ही बात करी क्या रहा? मैं बता रहा हूँ मामूली कोई नाराजगी तो नजर आ रही थी उनकी बातों में, लेकिन ज्यादा नहीं थी कि भाई हम ये वो कर लेंगे। क्या कहना चाह रहे थे? बस ये है कि थोड़ा सा हमसे बुला करके ये कह देते 6 को कि मेरे एक ही बैठेगा तो हम राजी होकर के आ जाते कि भाई हमसे पूछ लिया, एक कर दिया जो ठीक है। किसने कही थी ये बात? ये हमारे संदीप महोदय की बात थी। 2 साल पहले अशोक गहलोत ने बीएसपी से 6 विधायकों को तोड़ा था, जिसमें से आज केवल 1 विधायक राजेंद्र गोड़ा को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। दीपचंद जी बैठे थे, जोगेंद्र जी अवाना ही बैठे थे, वो आज बलवान पुनिया गए। कोई बात है तो हम बैठ के ठीक करेंगे, कोई छोटी मोटी बात है, घर का मामला। निर्दलियों को तो मिला नहीं, बसपा से केवल आपको मिला और उनसे पूछा भी नहीं। बैठ के बात करेंगे।
वैसे गहलोत सरकार के लिए अच्छा ही होगा कि मामला सुलझ जाए, क्योंकि इस मंत्रिमंडल विस्तार से सबसे बड़ा विवाद फिलहाल टलता दिख रहा है। सचिन पायलट गहलोत के सुर में सुर मिला रहे हैं, 2023 की बात कर रहे हैं, पार्टी में ऑल इज गुड है। पुनर्गठन में पूर्वी राजस्थान को बहुत महत्व दिया है। नए चेहरों में जो आए हैं मंत्रिमंडल में, ये क्या स्ट्रेटेजी है, कुछ बता सकते हैं? नहीं, जो हमारे जिस जिलों में ज़्यादा हमारा संख्या बल था विधायकों का, उनको रिप्रेजेंटेशन मिला है, और जिन वर्गों ने कांग्रेस पार्टी को हमेशा ताकत दी है, गरीब है, पिछड़ा है, दलित है, आदिवासी है, महिला है, युवा हैं, उन लोगों को रिप्रेजेंटेशन मिला है सरकार के अंदर। और संगठन में भी अगर और चेंज होंगे तो मैं समझता हूँ कि इन लोगों को और रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। आखिरी सवाल सबने पूछा, मैं भी यही पूछूंगा, सचिन पायलट की भूमिका क्या है? अब जो पार्टी ने मुझे काम दिया, आज तक मैं इस काम को किया पिछले 20 सालों में, अभी भी जिस रूप में पार्टी मुझसे चाहेगी मैं काम करूँगा। लेकिन मेरा प्रायोरिटी यही है कि यहाँ राजस्थान में सरकार दोबारा बने, यहाँ के लोगों को हम लोग संतुष्ट कर सकें, अपने मैनिफेस्टो के प्रॉमिसेस पूरे कर सकें, उस पर मजबूती से हम लोगों को काम करना है। आपका मैसेज? सब लोग, हम सब साथी हैं, सब पहले काम किया है, कुछ पूर्व हैं, कुछ वर्तमान हैं, कुछ भावी हैं, सब मिलकर काम कर रहे हैं, और सरकार सामूहिक और संगठन मिलकर काम करेंगे तो सरकार कांग्रेस की बनेगी। सचिन पायलट भरोसा जता रहे हैं, लेकिन लगता नहीं है कि मंत्रिमंडल विस्तार से कांग्रेस के भीतर का संकट टला है। राज्य मंत्री बनी जाहिदा इस बात से थोड़ी नाराज दिखी कि अल्पसंख्यकों को मंत्रिमंडल में उतनी तरजीह नहीं दी गई जितनी उम्मीद थी। माइनॉरिटी के लिए तो सवाल उठाया है कि भाई भागीदारी नहीं मिल पा रही सरकार में, केवल 3 ही लोग नहीं हो पा रहे। कहा कि फर्स्ट टाइमर हम 2 ही हैं, तो सेकंड टाइमर सॉरी, मैं और साले मोहम्मद जी, तो हमें मौका मिला है। फर्स्ट टाइमर को नहीं लेने का एक ओवरऑल सभी के लिए है, तो माइनॉरिटी को उसमें आप एक्सेप्शनल नहीं ले सकते, तो इसीलिए। लेकिन मुझे ये उम्मीद है कि जब दोबारा वो होगा या पार्लियामेंट सेक्रेटरीज बनेंगे, शायद उसमें कोई नया चेहरा आ जाए। अब आप और बढ़े, ये आप चाहती हैं? अशोक गहलोत कह रहे हैं कि सबका ध्यान रखा गया है। सचिन पायलट भी कह रहे हैं कि पूरा समीकरण सेट हो गया है। ये सच है कि मंत्रिमंडल विस्तार में जातियों का संतुलन बैठाने की कोशिश की गई है, लेकिन ये भी सच है कि क्षेत्रीय संतुलन भी डगमगाता नजर आ रहा है। उसे ऐसे समझ सकते हैं, 4 दलित, 4 जाट, 1 ब्राह्मण, 1 गुर्जर, 3 आदिवासी, 1 अल्पसंख्यक, 1 राजपूत शामिल किए गए। पूर्वी राजस्थान से 5 कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं, जबकि 13 जिलों से कोई मंत्री नहीं बना है, जो बड़ी चुनौती है। गहलोत मंत्रिमंडल में जिन नए चेहरों को शामिल किया गया है, उससे तो ऐसा लगता है कि गहलोत सरकार के लिए एक और चुनौती खड़ी हो जाएगी। वजह सबसे बड़ी ये है कि जातिगत समीकरण को साधने के चक्कर में क्षेत्रीय समीकरण पूरी तरीके से बिगड़ गया है। 13 ऐसे जिले हैं जिसमें से एक भी मंत्री नहीं बने हैं, जबकि पूर्वी राजस्थान यानी दौसा, भरतपुर से लेकर लगभग 4 से 5 कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं। अब ऐसे में सवाल सबसे बड़ा ये उठता है कि विरोध के स्वर उन इलाकों से जरूर उठेंगे जहां से मंत्री एक भी नहीं बने हैं और सरकार को पूरी तरीके से समर्थन मिला है। विनोद शर्मा के साथ मनीष भट्टाचार्य, इंडिया टीवी, जयपुर। आर्यन खान को लेकर हाईकोर्ट का पूरा ऑर्डर आ गया है। जो डिटेल है वो बहुत चौंकाने वाली है। ड्रग्स केस में आर्यन की गिरफ्तारी से लेकर एनसीबी ने जो सबूत दिखाए, हाईकोर्ट ने सबको खारिज कर दिया। अब सवाल उठ रहा है कि क्या समीर वानखेड़े ही आर्यन को टारगेट कर रहे थे या इसके पीछे कोई और बड़ा प्लान था। हाईकोर्ट के ऑर्डर को डीकोड करने वाली ये रिपोर्ट देखिए। क्या आर्यन खान को फंसाया गया? क्या शाहरुख खान से वसूली हुई? आर्यन को फंसाने में क्या वानखेड़े ही मास्टरमाइंड थे? आर्यन को लेकर ये 3 बड़े सवाल उनकी गिरफ्तारी के वक्त से उठ रहे थे, लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट के डिटेल्स बेल ऑर्डर में जो बात सामने आई है, उससे एनसीबी और समीर वानखेड़े दोनों इस केस के सबसे बड़े खलनायक के तौर पर नजर आ रहे हैं। इस केस में हाई कोर्ट का पूरा ऑर्डर हम डिकोड करेंगे। ऑर्डर के एक-एक पॉइंट को तफसील से बताएंगे। क्रूज ड्रग्स केस में बॉम्बे हाई कोर्ट का जो डिटेल ऑर्डर आया है, वो आर्यन खान के लिए शुरुआती जमानत की खबर से भी बड़ी राहत की खबर है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने आर्यन खान को जिस बुनियाद पर जमानत दी है, उसे गौर से समझिएगा। हाई कोर्ट ने कहा है कि एनसीबी इस पूरे मामले में कहीं भी साजिश की बात साबित नहीं कर पाया। ड्रग्स सप्लाई के आरोप को एनसीबी साबित करने में नाकाम रही और आर्यन खान के सीधे तौर पर ड्रग्स लेने का ठोस सबूत भी नहीं मिला। 10 सेकंड के फ्लैशबैक में चलिए, पूरा किस्सा फिर ताजा हो जाएगा, क्योंकि आर्यन के केस को 1.5 महीने का वक्त हो चुका है। क्रूज ड्रग्स केस में आर्यन खान समेत 8 लोगों को 2 अक्टूबर को पकड़ा गया। एनसीबी ने 3 अक्टूबर को गिरफ्तारी दिखाई। 8 अक्टूबर को आर्यन को ऑर्थर रोड जेल भेजा गया।
मामला निचली अदालतों में चला, लेकिन जमानत हाई कोर्ट से 28 अक्टूबर को मिली। इसलिए किस बुनियाद पर आर्यन को जमानत मिली? आर्यन के लिए इसके मायने क्या हैं? क्या वो केस से बरी हो गए हैं? इसकी पूरी डिटेल इस 10 मिनट की रिपोर्ट में मिल जाएगी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक तरह से अपने डिटेल ऑर्डर में जो बातें कही है वो एनसीबी की पूरी इन्वेस्टिगेशन पर ही सवालिया निशान खड़ा करती है। एनसीबी ने कहा कि साजिश रची गई, कॉमर्शियल क्वांटिटी की ड्रग सप्लाई हुई, सभी आरोपी इसमें शामिल थे। हाई कोर्ट ने कहा कि इसका कोई सबूत नहीं मिला। कोर्ट के ऑर्डर पर यह बात 14वें पॉइंट में दी गई है। कोर्ट ने माना है कि एनसीबी के आरोप का आधार नहीं मिला है। अब देखिए पॉइंट नंबर 15 में गुनाह कबूलने को लेकर क्या लिखा है। हाई कोर्ट ने इसमें 2013 में सुप्रीम कोर्ट के एक केस तूफान सिंह बनाम तमिलनाडु सरकार का हवाला दिया है। एनसीबी ने कहा है कि आरोपियों ने ड्रग्स लेना कबूला था। हाई कोर्ट ने कहा कि जब मेडिकल टेस्ट नहीं हुआ तो ये दलील खारिज की जाती है। हाई कोर्ट ने कहा है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने आर्यन खान का जो बयान दर्ज किया है उसको जांच के मकसद से गौर किया जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि जो बयान एनसीबी ने दर्ज किए हैं उनका इस्तेमाल ये नतीजा निकालने के लिए नहीं किया जा सकता कि आरोपी ने एनडीपीएस एक्ट के तहत कोई क्राइम किया है। आर्यन खान, मुनमुन धमेचा और अरबाज मर्चेंट, ये तीनों इस केस में हाई प्रोफाइल आरोपी हैं। इन तीनों को हर शुक्रवार मुंबई के एनसीबी दफ्तर में रिपोर्ट करना पड़ता है। हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद सवाल उठ रहे हैं कि डिटेल्ड ऑर्डर के बाद इस केस की शक्ल में आर्यन खान पर जो मुसीबत टूटी, क्या उसे खत्म समझा जाए? बॉम्बे हाईकोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन है वही आर्यन खान समेत बाकी दोनों आरोपियों के जमानत का बैकग्राउंड भी है, जो एनसीबी की पूरी साख पर ही बट्टा लगाती है। ऐसे में डिटेल बेल ऑर्डर कॉपी सामने आने के बाद हमने एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े से भी उनकी प्रतिक्रिया लेनी चाहिए, लेकिन जोनल डायरेक्टर ने इस पूरे मामले पर कैमरे के सामने कुछ भी कहने से स्पष्ट मना कर दिया। आर्यन केस को लेकर एनसीबी और इसके जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े की बहुत बदनामी हुई है। किरण गोसावी की सेल्फी के बाद शुरू हुआ विवाद समीर वानखेड़े के परिवार तक पहुंच चुका है और इस पर पॉलिटिक्स भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। पूरा अक्टूबर ये केस मीडिया और महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में हॉट केक बना रहा। हाई कोर्ट के आदेश से ये स्पष्ट हो गया कि आर्यन खान के मामले में पूरी तरह से फर्जीवाड़ा रचा गया। ये पूरी तरह से किडनैपिंग और उगाही का मामला था। सेल्फी लीक होने के कारण फर्जीवाड़ा करके जाली मामला बनाया गया। अब जिस तरह से हाईकोर्ट ने आदेश दिया है, स्पष्ट हो गया कि फर्जीवाड़ा रचा गया। बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपने ऑर्डर में ये बात भी कही है कि आर्यन खान समेत बाकी दोनों आरोपियों के खिलाफ भी जांच में ऐसे कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं जिससे ये साबित होता हो कि इन्होंने अपराध के लिए कोई साजिश रची हो। इस केस में 2 अक्टूबर को क्रूज से जो लोग पकड़े गए थे उनमें शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के अलावा मॉडल मुनमुन धमेचा और आर्यन के दोस्त अरबाज मर्चेंट थे। तीनों को जमानत भी एक साथ मिली, लेकिन 26 दिनों के बाद मिली। इस केस में 20 लोग गिरफ्तार किए गए थे और अब तक 12 लोगों को जमानत मिल चुकी है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि एनसीबी के पास आर्यन को लेकर पुख्ता सबूत नहीं है। ऐसे में एनडीपीएस एक्ट के सेक्शन 67 के तहत एनसीबी ने आर्यन खान का जो बयान पेश किया है उसे जांच के मकसद के लिए माना जा सकता है। इसे किसी टूल की तरह ये साबित करने में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता कि आरोपी ने एनडीपीएस एक्ट के तहत अपराध किया है। इसे लेकर बेल ऑर्डर में पॉइंट नंबर 8 में जो लिखा है उसे देखिए। कोर्ट ने लिखा है कि आर्यन खान के पास किसी भी तरह की ड्रग्स बरामद नहीं हुई थी, जिसे खुद एनसीबी ने भी माना है और इसे लेकर किसी भी पक्ष में मतभेद नहीं है। जबकि आरोपी नंबर 2 अरबाज के जूतों से 6 ग्राम और मुनमुन धमेचा के पास से 5 ग्राम चरस मिली है। ऐसे में सीधे तौर पर आर्यन को ड्रग्स कंजम्पशन के लिए आरोपी नहीं माना जा सकता। बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपने ऑर्डर में कहा है कि एनडीपीएस एक्ट के तहत अगर ये मान भी लिया जाए कि आरोपियों ने अपराध किया है तो अधिकतम इसकी सजा 1 साल तक है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है कि तीनों आरोपी 25 दिनों से जेल में बंद थे। ऐसे में उनका मेडिकल परीक्षण भी नहीं किया गया ताकि ये पता चल सके कि उन्होंने ड्रग्स ली थी या किस वक्त ली थी। अब बेल ऑर्डर में हाई कोर्ट की बाकी टिप्पणी और एनसीबी की दलीलें खारिज करने की वजह देखिए। बेल ऑर्डर के पॉइंट नंबर 10 को देखिए। यहाँ कोर्ट ने एक साथ ट्रेवल करने और साजिश रचने के आरोप के बारे में अपनी बात कही है।
एनसीबी ने कहा था कि आर्यन, अरबाज और मुनमुन एक साथ क्रूज पर यात्रा पर थे, इसलिए तीनों के बीच लिंक था। हाई कोर्ट ने कहा था कि एक साथ ट्रेवल करने का मतलब ये नहीं कि तीनों के बीच कोई लिंक था। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि सिर्फ इसलिए कि आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा एक ही क्रूज पर सफर कर रहे थे, ये अपने आप में उन पर साजिश रचने के आरोपों का आधार नहीं हो सकता। हाई कोर्ट ने अपने ऑर्डर के ऑब्जर्वेशन में कहा है कि क्रूज पर आर्यन और अरबाज मर्चेंट स्वतंत्र रूप से यात्रा कर रहे थे, जबकि मुनमुन धमेचा भी अपने ट्रेवल प्लान के तहत वहां पहुंची थी। ऐसे में उन्होंने ड्रग्स लेने के लिए कोई प्लान बनाया, इसका कोई सबूत नहीं है। बेल ऑर्डर के 10वें पॉइंट में आखिरी में व्हाट्सएप चैट पर हाईकोर्ट ने एनसीबी को बड़ा झटका दिया है। जब आर्यन खान की व्हाट्सएप चैट एनसीबी ने कोर्ट के सामने रखी थी, तो उसमें भी कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया था। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि आर्यन खान के मोबाइल से मिले व्हाट्सएप चैट में भी आपत्तिजनक बातें सामने नहीं आई, जिससे ये बात साफ हो कि उसने बाकी आरोपियों के साथ मिलकर कोई साजिश रची हो। कोर्ट की बात साफ है, व्हाट्सएप चैट में ऐसा कुछ नहीं था जिससे कहा जाए कि आर्यन, अरबाज और मुनमुन धमेचा ने दूसरे आरोपियों के साथ चैट के जरिए ड्रग्स का इंतजाम किया या उसकी पैडलिंग की। बेल ऑर्डर की कॉपी आने के बाद सबसे पहला अटैक नवाब मलिक के साथ साथ कांग्रेस नेता मिलिंद देवड़ा की तरफ से आया। मिलिंद देवड़ा ने लिखा कि एनसीबी एक ऐसे नौजवान को फंसाना चाहती थी जिसके माँ बाप मशहूर हैं। ये एक स्कैम की तरह है। वहीं नवाब मलिक इस वक्त दुबई में है और वहीं से उन्होंने एनसीबी पर हमला बोला है और आर्यन केस को वसूली और किडनैपिंग से जोड़ा है। हम ये भी जानते हैं कि इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की भाषा बोली जाएगी। एनसीबी को समझना पड़ेगा कि जो भी आप खर्च कर रहे हैं ये जनता का पैसा है। एक अधिकारी के फर्जीवाड़े के लिए कोई जमानत निचली कोर्ट दे तो हाई कोर्ट जाने की बात करेंगे, हाई कोर्ट जमानत दे तो सुप्रीम कोर्ट जाने की बात होगी। रिया चक्रवर्ती में भी सुप्रीम कोर्ट में जमानत रद्द करने के लिए एप्लीकेशन लगी हुई है। केंद्र सरकार को समझना पड़ेगा कि कोई अधिकारी फर्जीवाड़ा रच कर पूरी तरह से लोगों को बदनाम कर रहा है, उगाही कर रहा है। आर्यन खान ड्रग मामले को लेकर जो एनसीपी के नेता नवाब मलिक और समीर वानखेड़े के बीच में वाद विवाद शुरू हुआ है, आरोप प्रत्यारोप शुरू हुआ है, उसमें एक नया अध्याय जुड़ गया है, क्योंकि इस मामले में मंत्री नवाब मलिक ने एक नया आरोप लगाया है कि वाशी के ट्रक टर्मिनस में स्थित इस सदगुरु फैमिली रेस्टोरेंट के जो लाइसेंसी हैं, जो ओनर हैं, वो समीर वानखेड़े उनके नाम पर है और लंबे समय से लगभग 1995 में जो उनके पिता हैं ध्यानदेव वानखेड़े, उन्होंने इसका लाइसेंस बनवाया था। ये इसके उनके जो दावे हैं उसमें कितनी सच्चाई है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इस रेस्टोरेंट और बार के जो मैनेजर हैं दिनेश शेट्टी, वो खुद यहाँ पर मौजूद हैं। वो सच्चाई है उनके साथ। वो क्या एक्चुअली बोले तो उसको छोटे से पढ़ाई करने टाइम में उसके पास ही लाइसेंस है, अभी भी है, अभी भी उसको देखते हैं, अभी वो देखभाल करते हैं, पिताजी और सिस्टर ने करती है। अच्छा, समीर साहब कभी विजिट नहीं किया, शायद 15 साल में कोई पूजा होता था विजिट करता था, 2-3 साल हम लोग मिलके पूजा करता, अय्यप्पा को पूजा करता, उसमें आता था। बाद में जब इतना बड़ा पोस्ट पे कभी आया नहीं इधर। कभी एक पिताजी बीमार पड़ा तो मैं फोन में बातचीत किया था उससे, बाकी उससे कोई नहीं। तो वही नवाब मलिक का एक दावा है कि इस रेस्टोरेंट से सालाना 2,40,000 जो रेंट है वो समीर वानखेड़े को जाता है और इसके बारे में उन्होंने अपने आईटी रिटर्न के बारे में जानकारी नहीं दी है। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि समीर वानखेड़े के ऊपर जो नवाब मलिक ने आरोप लगाया है, उनका यह कहना है कि सीनियर ऑफिशियल सेंट्रल होने के बावजूद वो बिजनेस कर रहे हैं और उससे प्रॉफिट कमा रहे हैं, जो इलीगल है। इस मामले में पॉलिटिक्स अभी चलती रहेगी, लेकिन इस केस में मुश्किल से ही कोई सकारात्मक सबूत है जो बताता है कि आर्यन, मुनमुन और अरबाज तीनों मिलकर इस अपराध को करना चाहते थे। खैर, अब एनसीबी के पास बेल ऑर्डर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का भी ऑप्शन है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।